students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha. Students, आज हम आए हैं सेकेंड पार्ट के साथ क्विक रिवीजन सीरीज़ के. फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है और इसी तरीके से आज हम अपने सेकेंड पार्ट में लास्ट 4 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और इसके बाद आपकी पूरी मैथमेटिक्स वेदर इट इज़ स्टैंडर्ड वेदर इट इज़ बेसिक सब कंप्लीट हो जाएगा, सब आपको रिवाइज हो जाएगा. और अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर देती हूँ तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो. ठीक है, चलिए फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो फर्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. सपोज देयर इज अ लाइन, ओके, whose coordinate line segment whose coordinate is given to you this and d is the distance between these two coordinates, or you can say d is the distance of the line segment. Then there is a formula by which you can calculate the value of d. ओके, सो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जिससे हम d की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द फॉर्मूला इज दिस, that within under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is a formula by which you can calculate the distance between any two coordinates. Okay, so let's see a question based on this. Now the point on the x-axis which is equidistant from -1 0 and 5 0. Now you have to calculate a value of a point, or you can say a coordinate of a point जो कि x-axis पे है. अब आपको पता है अगर कोई कोऑर्डिनेट x-axis पे है तो उसका x तो होगा लेकिन y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये x इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि बीच में है. ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. 0 2, 0 -1, -1 0 and 2 0. So here we'll use distance formula and according to the question -1 0 x 0 आपका बीच में हो जाएगा एंड हेयर यू हैव 5 0. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक दूसरे से बराबर की दूरी पे हैं. सो इफ वी सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज d1 एंड दिस डिस्टेंस इज d2, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d1 इज इक्वल्स टू d2. अब आप क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए. क्या हो जाएगा, x +1 होल स्क्वायर, प्लस इसलिए हो जाएगा बिकॉज यहाँ -1 है. ओके, नेक्स्ट 0 - 0 होल स्क्वायर. सिमिलरली here next side 5 minus x whole square plus 0 minus 0 whole square. okay, now अब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, x +1 बचेगा बिकॉज ये तो आपका पूरा 0 हो गया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा. यहाँ पे भी आपका ये पूरा 0 है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा. तो यहाँ आपका क्या बचा, 5 minus x. Okay, now take this x to this side, you will have 2x, and 1 to this side, you will have 4. So the value of x is 2. So which option? Option number D. 2 0 is the coordinate which is equidistant from these two given points. Okay, let's check the final answer. Final answer is D. Now next we have another important point. Okay, suppose there is a line AB. The coordinate of line A is given to you, the coordinate of line B is given to you. Okay, and there is a point P, this point P whose coordinate is xy. अब ये पॉइंट P आपकी लाइन AB को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में. सपोज द रेशियोज आर m/n. ओके, क्या बोला मैंने, एक लाइन AB है जिसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में और हमने रेशियो मान लिया m/n. नाउ तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला और इस तरीके से आप ये जो पॉइंट P है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, P के कोऑर्डिनेट कैसे निकल आएंगे, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये आपको x दे देगा. सिमिलरली m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये आपको y दे देगा. ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. पॉइंट्स P and Q trisect the line segments joining the points AB such that P is near to A. क्वेश्चन कह रहा है दो पॉइंट हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. ठीक है, अब P नियर टू A है, इसका मतलब P यहाँ होगा और Q यहाँ होगा.
क्वेश्चन कह रहा है ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ठीक है। अब ये अगर ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये सारे इक्वल रेशियोज में डिवाइड करें, यानी 1:1:1, ओके। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम अपने ऑप्शन देख लें क्या क्या अवेलेबल है। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ देखिए क्या बताना है। जैसे P अगर हमें निकालना है, ओके, सपोज हमें P निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभी हम इग्नोर कर देंगे कि यहाँ कोई Q है, ठीक है। ऐसा जब हम करेंगे तो ये पोर्शन पूरा आपका क्या हो जाएगा, सिंगल पोर्शन हो जाएगा, और यहाँ 1:1 यानी कि कितना हो जाएगा ये 2। तो फॉर दिस फाइंडिंग आउट दिस P वी विल कंसीडर द रेशियो एज 1:2, ओके। तो ये आपका क्या हो गया m, ये हो गया n, a कोऑर्डिनेट गिवन है, b कोऑर्डिनेट गिवन है, p आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कैसे p फाइंड आउट करेंगे। सपोज p के कोऑर्डिनेट है xy, तो आपको क्या करना है, xy m1 x2, m1 क्या है 1, ठीक है, x2 क्या है 0, प्लस m2 x1, m2 क्या है 2, और x1 क्या है -2। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 + 2, ठीक है। सिमिलरली y m1 क्या है 1, y2 क्या है 8, प्लस m2 क्या है 2, और y1 क्या है 0। नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। चलिए देखिए p के क्या कोऑर्डिनेट्स आए। सो p के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 0 प्लस -4 यानी कि -4/3। सिमिलरली यहाँ पे 8 + 0 यानी कि 8/3, ठीक है। सो p आपको मिल गया यहाँ से। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपका ये पॉइंट था यहाँ पे Q, अब हमें Q फाइंड आउट करना है। P आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। जब आपने P फाइंड आउट कर लिया तो देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको, अब आपके पास A नहीं है, आपको क्या एज्यूम करना है, अब आपके पास A नहीं, अब आपके पास P है जो कि आपको पता है -4/3 और 8/3। तो आप अब सिर्फ इतनी लाइन को एज्यूम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको मानना है सिर्फ आपके पास ये लाइन है, ठीक है, दिस लाइन, जिसका आपको Q निकालना है। Q बीच में है, रेशियो आपका 1:1 है, P का कोऑर्डिनेट ये है और B का कोऑर्डिनेट ये है। तो चलिए निकालते हैं Q की वैल्यू यहाँ से। Q भी मान लेते हैं हम xy, ठीक है। अब अगर हमने xy मान लिया है तो सेम सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा 1 × x2 यानी कि आपका क्या हो गया 0, प्लस m2 x1 यानी कि 1 × -4/3, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या रहेगा 1 + 1 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम y के लिए निकालते हैं। सो 1 × 8 प्लस 1 × 8/3, ओके। नीचे क्या रहेगा 1 + 1। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x का कोऑर्डिनेट -2/3 और y का कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 16/3, ठीक है। तो देखिए Q भी निकाल लिया हमने, P भी निकाल लिया। -4/3 8/3, Q -2/3 16/3। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ओके। फाइनल आंसर देख लें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लेट्स सपोज देयर इज अ लाइन AB वेयर M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। M यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है। सो वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं यानी कि A और B दिया है तो इन दोनों को ऐड करके यानी कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये आपको देगा बीच का मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। So let's see a question based on this. The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are given to you. क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स निकालिए एक पैरेललोग्राम के जिसका 3 वर्टिसेस आपको ऑलरेडी गिवन हो। सो सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D। सो A के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको -2 3, B का गिवन है 6 7, C का गिवन है 8 3 और D का गिवन है x y, ठीक है। अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आधे आधे में डिवाइड करते हैं। अब आधा आधा मतलब एक तरीके से ये जो बीच वाला पॉइंट हो गया ये क्या हो गया,
अगर AC डायगोनल आधे आधे में डिवाइड हो रहा है तो ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो जो मिड पॉइंट AC डायगोनल का होगा वही मिड पॉइंट डायगोनल BD का भी होगा। सो द बोथ डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हम D कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो AC डायगोनल में लगाने वाले हैं। यहाँ से हम O की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए OXY है, नॉट आप XY नहीं लेंगे क्योंकि XY तो आपने यहाँ लिया हुआ है, चलिए कुछ नहीं लेते हैं, O है बस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, x1 + x2 यानी कि -2 + 8/2, और y कैसे निकालेंगे, 3 + 3/2, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, 3 और 3 मिल गया, ठीक। अब यही सेम जो मिड पॉइंट है, ठीक, वही किसका भी है, वही आपका BD डायगोनल का भी है, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम BD में लगाने वाले हैं। मिड पॉइंट आपको पहले ही पता चल गया 3 3। अब आप क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए, क्या मिलेगा आपको 6 + x/2, दूसरा आपको क्या मिलेगा 7 + y/2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप इक्वेट कर लीजिए इक्वेट कर लीजिए x को x, यानी कि 3 आपका बराबर हो जाएगा 6 + x/2। सो यहाँ से x क्या मिला, 0, ठीक है। सिमिलरली 3 आपका बराबर हो जाएगा 7 + y/2। सो यहाँ से आपको y क्या मिल गया, -1, ओके। चलिए देखते हैं फाइनल ऑप्शन। फाइनल ऑप्शन है आपके पास 0 1 0 -1 -1 0 1 0। तो कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। फाइनल आंसर चेक करें, फाइनल आंसर इज नॉट ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। फाइनल आंसर इज बी। Let's have another important question of this chapter. If the midpoint of the line segment joining the 2 points is this and x + y -10 = 0, find the value of k. क्वेश्चन कह रहा है कि जो P है ये आपका इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच का मिड पॉइंट है, और ये जो मिड पॉइंट है ना वो इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं, आपको क्या कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन से पास हो रहा है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट किसी लाइन से पास होता है तो ठीक है, तो वो उस लाइन के x और y को सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमें है उससे हम p की वैल्यू निकालें। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + k/2, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 4 + 6/2, ठीक। अब यहाँ से आपको PXY क्या मिला, यहाँ से आपको मिला x के कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हमें P मिल गया और हमें पता है कि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, x + y -10। तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी लाइन है उसके x और y की जगह पे आप इस P के XY को रख दोगे, ठीक। तो x को रख दें अगर हम P के, तो 3 + k/2, y को रख दें तो 5 - 10 = 0। यहाँ से आपको क्या मिला, 3 + k/2 = 5। सो k = 10 - 3, और k आपको क्या मिल गया, 7, ओके। k की वैल्यू ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शंस देखिए 5 6 7। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 राइट है। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज सी, ओके। Now next is important point related to the chapter, that suppose there is a triangle whose 3 vertex are known to you, ठीक है। ये आपको तीनों वर्टेक्स पता है। Now G is a point which we called as centroid of the triangle. What? Centroid, ठीक है। centroid क्या होता है, जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से, लाइक सपोज यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है, इस वर्टेक्स से भी हमने एक मीडियन ड्रॉ किया अपोजिट साइड पे। सिमिलरली हमने इस वर्टेक्स यानी कि इस वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया। तो जो तीनों वर्टेक्स से 3 मीडियंस ड्रॉ हुए हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सो इट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, ओके। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस ऑल्सो विच वी कॉल्ड एज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, तीनों x के कोऑर्डिनेट यानी तीनों वर्टेक्स के x के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड, और y के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड, ओके। Let's see a question based on this. If 2 2 are the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are this and this, then find the value of p. क्वेश्चन बोल रहा है अगर आपको सेंट्रॉइड पता है तो आप p की वैल्यू निकालिए। तो सेंट्रॉइड पता है
फॉर्मूले में रख देते हैं। अब x1 0 है, x2 -2 है, x3 p है अपॉन 3, ठीक है। y1 क्या है 4 है, y2 0 है, y3 2 है अपॉन 3, ठीक है। अब p की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x के कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो। सो 2 इज इक्वल्स टू p -2 अपॉन 3, यहाँ से आपको मिला 6 इज इक्वल्स टू p -2, यहाँ से आपको p मिल गया क्या 8, ओके। चेक कर लें 5 6 7 8 विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लास्ट ऑप्शन। फाइनल आंसर, फाइनल स्टेट, ओके। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस। If the centroid of the triangle is this, then find the value of this expression, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स है h और k, तो इसका मतलब आपको h और k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे। अब वैल्यू के लिए आपको क्या पता है कि एक सेंट्रॉइड दिया गया है ट्राइंगल का जो कि है 5 -1, और जिस ट्राइंगल का है उसके 3 वर्टिसेस है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा 1 + h + -4 अपॉन 3, y का ले लीजिए 2 + -3 + k अपॉन 3। x को x से इक्वेट कर दे तो हमें 5 के बराबर मिला h -3 अपॉन 3, यहाँ से h मिला आपको 18, ओके। सिमिलरली अगर हम y को इक्वेट कर दे तो -1 इज इक्वल्स टू k -1 अपॉन 3, यहाँ से आपको k मिल गया -2, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए जो क्वेश्चन ने दिया है। क्या दिया है एक्सप्रेशन, h + k होल स्क्वायर + h + 3k होल स्क्वायर, ओके। तो चलिए रख दे, क्या हो जाएगा 18 - 2 होल स्क्वायर + 18 - 6 होल स्क्वायर, ओके। तो ये क्या होगा, ये होगा 16 होल स्क्वायर, ये होगा 12 होल स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या मिला 256 + 144, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा 400, within square root 400 is 20, so answer is 20. Let's check. So first ही ऑप्शन आपको 20 मिल गया, तो इसे हम क्या करते हैं टिक कर देते हैं। फाइनल ऑप्शन देखें, फाइनल ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपसे फर्स्ट चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने स्किप की हो, बट अगर कुछ हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सो फर्स्ट इज लेट्स कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज आपको पता है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये टोटल आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, ओके। सारे रेशियो सब कुछ आपका राइट एंगल से निकलता है। नाउ सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका बेस है, ठीक। अब ये बेस तभी होगा जब आप एंगल ए को बेस एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब आप एंगल ए कंसीडर करेंगे तभी आपकी ये वाली साइड बेस होगी और ये परपेंडिकुलर, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप एंगल सी को बेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, देन उस केस में ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी और दूसरी वाली परपेंडिकुलर। बेस से हाइपोटेन्यूज का एंगल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का बेस एंगल से बहुत ज़्यादा लेना देना है कि जो एंगल बेस होगा वही वाली साइड बेस होगी और नेक्स्ट वाली परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया tan A × tan C, तो ऐसा नहीं है कि जो tan A में आपने बेस लिया वही tan C में होगा, नहीं, tan A में अगर बेस ये है तो tan C में बेस ये होगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू हियर। चलिए अब हम देखते हैं अपने रेशियोज, ठीक है। दिस इज़ अ टेबल ऑफ अ रेशियो, दिस टेबल शुड बी बाय हार्ट टू यू, ठीक। अब इसमें आपको पता है ए क्यों लिया गया, बिकॉज यहाँ पे एंगल जो बेस माना जा रहा है वो ए ही माना जा रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे साइन सब जगह एंगल को ए लिया गया, ठीक है। बिकॉज रेशियो के साथ साइन के साथ आपका एंगल लगा होना चाहिए। सो साइन ए क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ वन थिंग, अब इसके नीचे वाले पोर्शन को हम याद नहीं करेंगे, हम उसे कैसे याद रखेंगे, हम उसे ऐसे याद रखेंगे। हमें पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। बस आप इस 3 चीज़ों को याद रखिए कि कौन किसका उल्टा होता है। सो अगर आपको ये 3 चीज़ें याद हैं
तो हमें कोसेक, सेक और कॉट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको ये याद रखिए, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक उल्टा होता है तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरीके से कॉस, उसी तरीके से टैन। तो बस हमें ये ऊपर की 3 टेबल्स को याद रखना है, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, और बाकी नीचे आप इसको ऐसे याद रखिए यहाँ से कि कौन किसका उल्टा होता है। चलिए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। गिवन फिगर में ए बी आपका 14 है, आप बी की टैन बी की वैल्यू निकालिए। अब फिगर कौन है, फिगर आपका ये है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो ए बी है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक। और आपको टैन बी की वैल्यू निकालनी है। बी एंगल ये है, ठीक। अब बी एंगल ये है तो इसका मतलब बेस क्या हो गया आपकी, ये वाली साइड। लेकिन कहाँ तक, राइट एंगल तो सिर्फ यहीं तक बन रहा है ना, ठीक है। यही तो एक राइट एंगल बन रहा है आपका, ठीक। सो ये वाली साइड आपकी बेस है। सेकेंड, सो दिस इज द बेस, ओके। इसे हम क्या लिख लें, ये बेस है, और ये आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब टैन बी निकालने के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या हमें परपेंडिकुलर पता है, नहीं पता, बेस पता है, नहीं पता। सबसे पहले आप परपेंडिकुलर और बेस निकालिए ना। सी अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल को देखें स्टूडेंट, तो ये क्या बन रहा है, ये जो है आपका ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90-90 होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखिए, ये क्या बन गया, अगर 90 है तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस, तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मिला 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर आपको मिल गया 144, सो यहाँ से ए सी क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 12 आया है नीचे वाला, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 12 हो जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, सो परपेंडिकुलर मिल गया 12। अब बेस ढूंढ लेते हैं। देखिए ये 5 है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 5 होगा। पूरा 14 है, तो बेस आपको क्या मिल गया, 14 माइनस 5 विच इज़ 9, सो बेस आ गया 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपका इसमें कॉमन फैक्टर है, कौन है, 3। 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपको मिला 4/3, सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज ए। Let's see another important notes related to the chapter. Next we have the angle table, okay, जिसमें आपके पर्टिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होती है ये याद रखना है। अब सेम जैसे हमने फर्स्ट टेबल लर्न की है, वैसे हम सेकंड लर्न करेंगे कि हम इसमें ये थर्ड कोसेक, सेक और कॉट को नहीं लेंगे। हम इसे वैसे ही याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। बस इतना याद रख के हम सेक और टैन और सेक और कॉट और कोसेक की वैल्यू निकालेंगे जहाँ पे भी नीड होगी, ठीक है। अब ये ए पे क्या है, ये ए आपके देखिए यहाँ पे क्या दिए हैं, एंगल्स हैं, यानी कि जब हम एंगल 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। सिमिलरली जब एंगल 30 लेंगे, यानी कि साइन 30 ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2। साइन 60 ले लेंगे तो √3/2। साइन 90 ले लेंगे तो 1। उसी तरीके से कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 45 1/√2। कॉस 90 0, ओके। सिमिलर मैनर में टैन की अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यू होती है। अब हमें डिग्री में सिर्फ यही 5 डिग्री को, 5 एंगल्स को याद रखना है, अदर एंगल्स हमें नहीं याद रखने, ना ही वो आपसे पूछे जाएंगे। I mean कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री कितना होता है, या आपसे ये नहीं पूछ लेगा साइन 70 डिग्री कितना होता है। बस इन्हीं 5 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो बस आप इन 3 को याद कर लीजिए, ठीक है। और कोसेक सेक के लिए हम ये याद कर लेंगे, कॉस किसका उल्टा है तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं कि हमें निकालनी है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू। मैंने आपको क्या बोला, इसे याद करने के लिए आपको कॉट 90 नहीं याद करना, आप ये याद करेंगे कि ये होगा उल्टा tan 90 का, ठीक। अब tan 90 की वैल्यू क्या है, tan 90 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, ठीक। सो 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0।
सो cot 90 क्या हो जाता है 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ cot 0 की वैल्यू बताइए, ठीक है। सो cot 0 आप कैसे याद करोगे, कैसे निकालोगे, tan 0 डिग्री का उल्टा करके। अब tan 0 क्या होता है 0, 1/0, तो cot 0 क्या आया, ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि याद रखिए, देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है नॉट डिफाइंड, यहाँ आ रहा है नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि जब हम साइन का उल्टा करेंगे 1/0 तो वो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब आप उल्टा कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर आंसर नॉट डिफाइंड है, और डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड आ गया तो फिर उस फ्रैक्शन का आंसर 0 होगा। ओके, सो ये टेबल याद कर लीजिए, इसे बाय हार्ट कर लीजिए, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो सबकी क्या वैल्यू हमें पता है, अभी मैंने बताया आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन यहाँ पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पूछ लिया तो हमें वैल्यू रखनी है, हमें बिल्कुल वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है cos 0 1 होता है। अब ये डॉट्स के मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसके बीच की सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होने वाली है। और लास्ट की लिख लेते हैं, लास्ट क्या है cos 90, cos 90 क्या होता है 0। अब आप देखो बीच में कुछ भी वैल्यू हो लेकिन लास्ट में 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो आंसर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से टैन सेक कोसेक किसी पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देखना है कि कहीं कोई एंगल 0 तो नहीं है, कहीं किसी डिग्री की वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 होगी तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर 0 है, चेक कर लीजिए क्या 0 अवेलेबल है, यस, ऑप्शन नंबर सी पे अवेलेबल है। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज सी, ठीक है। तो इस पैटर्न पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ABC ट्राइंगल इज राइट एंगल एट C देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल है जिसमें C पे 90 डिग्री है, ठीक है, और ये है आपका एंगल A, ये है आपका एंगल B, ठीक। अब यहाँ से A प्लस B का निकालना है, ना ही हमें A पता है ना ही B पता है, तो हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। According to this, all the angles of a triangle is equals to 180 degree. So here you know that C is what? C is 90 degree. ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है। C is 90 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा है। सो यहाँ से हमें A प्लस B क्या मिल गया, यहाँ से हमें A प्लस B मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू पता है क्या होती है, यस पता है 0 होती है, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन में 0 अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन ही 0 है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 cos A प्लस B इज इक्वल्स टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखिए फर्स्ट क्या दिया है कि जो साइन A माइनस B है ये 1/2 के बराबर है। अब आप मुझे बताइए कि 1/2 कब आता है साइन पे, कौन सी डिग्री पे आता है, तो 1/2 आपका आता है कौन सी डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इक्वेट कर लें तो हमें मिल गया दैट A माइनस B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड वाले के साथ करेंगे, क्या लिखा है, cos A प्लस B इज इक्वल्स टू 1/2। अब A प्लस B 1/2 कॉस की टेबल में कब आता है, ये आता है 60 डिग्री पे, ठीक है। सो इक्वेट करने पे हमें क्या मिला दैट A प्लस B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ कंसीडर इट एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं अपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को प्लस, ठीक। ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा, 2A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से A आपको मिल गया 45 डिग्री, एक A मिल गया। अब आप उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको B मिल जाएगा। सो B क्या हो गया, 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। चलिए चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन 45 15 फर्स्ट ही आपका राइट ऑप्शन है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल ऑप्शन आपका हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका फॉर्मूला, रेशियो कितना किसका किसके साथ होता है, दूसरा आपकी एंगल वाली टेबल, और तीसरी आपकी ये आइडेंटिटी। अगर ये 3 चीज़ों आपको बाय हार्ट हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है आना जो आप ना लगा पाए, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा ईजी मैथ्स में कोई भी चैप्टर है, ठीक है। आगे तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे पूरी एक बुक पढ़ेंगे, पूरा बहुत
बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ भी नहीं। आगे आप अभी 11th-12 में तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा इजी चैप्टर आपके सिलेबस में, पूरे मैथ सिलेबस में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इजी होते हैं, बिकॉज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तीसरी है ये। ठीक है, अब ये 3 तो हो गई, बट इसी से हम और भी आइडेंटिटीज बनाते हैं। लाइक फर्स्ट वाली देखिए, इससे हम क्या बना सकते हैं, दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं जहाँ पे हमने इसका यूज किया है। इसी तरीके से यहाँ से एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं, दैट साइन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, दूसरे वाले से भी बन सकती है क्या, कि 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली तीसरे से भी बना सकते हैं, दैट 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ये अलग से याद करना है, नहीं, बस आप इन 3 को याद रखिए और आप रीफ्रेमिंग कर लीजिए, आपको सारी आइडेंटिटी याद रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। सो फर्स्ट है आपका ये, और इसके हैं ये ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं करने वाली हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं और डिवाइड करने वाले हैं 1 प्लस कॉस ए से। ओके, 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी वाली, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में आपका रहेगा जो आपका है साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस जगह पे लगाने वाले हो आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब ऐसा करने से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्यों किया है। यहाँ से आपका एक साइन ए एक साइन को डिवाइड कर देगा और आपके पास आंसर आएगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। दैट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे यही करने से आता। बाकी आप इसमें क्या आपको लगता है यहाँ हम और कुछ कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो प्रैक्टिस की होगी तभी कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन में जूझे रहोगे लेकिन क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं आना। Okay, so trigonometry is all about how much you have solved the question, how many questions you have solved, how much practice do you have for the variety of questions, ताकि आपको देखते ही क्वेश्चन के सोल्यूशन का समझ में आ जाए, किसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज बी। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इफ sin x plus cosec x is equals to 2, then sin 19x plus cosec 20x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कोसेक एक्स के बारे में कुछ जानते हैं क्या, कि ये साइन एक्स का उल्टा होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने पे साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, या आप एलसीएम कह लो या आप ये कह लो कि हमने पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा रिफ्रेम करें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन रही है हमारी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, दैट साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, आप चेक कर लेना ओपन करके, अब ये भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें मिल गई वैल्यू। now 1 साइन एक्स 1 है तो साइन 19 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 19। अब कोसेक कैसे निकालेंगे, कोसेक आपको पता है ना, अभी बताया आपको कि कोसेक क्या है, कोसेक एक्स है 1 अपॉन साइन एक्स का उल्टा। सो 1 अपॉन साइन एक्स तो 1 अपॉन 1 है, तो कोसेक एक्स क्या आ गया 1, यानी कि ये क्या हो गया 1 रेज़ टू द पावर 20। ठीक है, यहाँ से आपको मिला 1 प्लस 1, फाइनल आंसर इज 2। ओके, ऑप्शंस में देखिए 2 अवेलेबल है, यस ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल है। फाइनल आंसर चेक करें, फाइनल आंसर इज सी and the explanation is also given to you. Okay,
सो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इस चैप्टर में मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, बस 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अब आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज अब तो एग्जाम ही आने वाला है। ऑलरेडी जिनको प्रैक्टिस करनी होगी वो कर चुके होंगे, बट फिर भी जो अभी पीछे हैं, जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, उनके पास भी कुछ कम टाइम नहीं है। एग्जाम से पहले अगर आप पर डे आज से भी 2 घंटा देना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर के लिए वो है उनके टेबल, एंगल वाली टेबल, रेशियो यानी फॉर्मूले वाले टेबल, और तीसरी आपकी आइडेंटिटी। इन 3 चीज़ को बाय हार्ट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ सर्किल से रिलेटेड कि सर्किल में क्या क्या होता है। आपको पता है सर्किल में सेंटर, जैसे हम ये पॉइंट हमारा सेंटर होता है ना, सेंटर से सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रहा हो। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होती है एक लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करे। सो दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज कटिंग सर्किल एट 2 पॉइंट्स, वन एट दिस एंड अनदर इज दिस। जब कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड जो होता है वो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड सर्किल को सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, 2 सेगमेंट्स, फर्स्ट दिस इज माइनर सेगमेंट, और ये जो बचा हुआ पूरा येलो पोर्शन है दिस इज मेजर सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्क। आर्क क्या होता है ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे, दिस इज आर्क। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लिया, कोई भी आर्क ले लिया, आप जानते हैं कंपास से भी हम आर्क ही ड्रॉ करते हैं, दिस इज आर्क। अच्छा, अब अगर आर्क के जो 2 पॉइंट्स यानी कि ये और ये, इन्हें हम मिला देते हैं, सपोज दिस इज एन आर्क, इन्हें हमने मिला दिया सेंटर से, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है सेक्टर। सेक्टर अगेन डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 पार्ट्स, सो दिस इज 1 पार्ट विच इज माइनर सेक्टर। ओके, और जो बचा हुआ पार्ट हुआ, ठीक है, पूरा येलो, ये क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट एक लाइन होती है जो सर्किल को खाली एक पॉइंट पे टच करती है, और अगर उस पॉइंट को हम मिला दें सेंटर से, ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो लाइन होती है ये टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट। ठीक है, ये लाइन टैंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आप जानते हो क्या होता है, सर्किल की बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर को हम नए नाम से जानते हैं, सर्किल में इसे पेरीमीटर ना कह के हम इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स थे इस सर्किल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बहुत बेसिक है कि 2πr होता है। एरिया क्या होता है, πr²। यहाँ पे r जो है क्या है, वो सर्किल का रेडियस है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हमें सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना, सर्कुलर पाथ का मतलब कि मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r2, और इसके बाहर एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r1। ठीक है, सो अब पाथ क्या हो गया, पाथ हो गया आपका ये पोर्शन। ठीक, सो अगर हमें इस पाथ का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है पाई r1² माइनस r2²। r1 बाहर वाले का रेडियस यानी कि बड़े सर्किल का रेडियस, r2 छोटे सर्किल का रेडियस। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी सर्कुलर पाथ। लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 7 meter long rope. The area of that part of the field in which the horse can graze. क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर शेप्ड की फील्ड है, ठीक है, जिसमें हमने वन कॉर्नर यानी कि मान लेते हैं इस कॉर्नर पे एक हॉर्स को टाइड अप किया हुआ है, ठीक है, एक पेग से यानी कि एक खूंटी से हॉर्स को बांधा हुआ है। अब ये जो हॉर्स है ये 7 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, यानी कि इसकी जो रोप की लेंथ है, मान लीजिए हॉर्स यहाँ है तो ये 7 मीटर की रोप है। ठीक, अब जो हॉर्स है इसको ग्रेस करना है तो ये कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा। जब आपको पता है कि हॉर्स की रोप 7 मीटर है तो हॉर्स इधर 7 जा सकता है, इधर 7 जा सकता है, यानी कि ऑल टोटल ये ऐसे 7 मीटर तक की दूरी ही कवर कर सकता है। सो ये क्या बन रहा है, ये एक तरीके से आपके सर्किल का क्या बन रहा है, 1/4 पार्ट बन रहा है ना, सर्किल का 1/4 पार्ट बन रहा है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए आप सर्किल के एरिया यानी कि πr² का 1/4 कर दें, यानी कि उसको 4 से डिवाइड कर दें। ठीक, हमारा एरिया आ जाएगा।
चलिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा 7 × 7, नीचे आपका क्या है 4। इस 7 से आपका ये डिवाइड हो गया, ये आपका 2 से डिविजिबल है, आपको क्या मिला 77/2। पॉइंट पे निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 38.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ग्रेस कर लेगा हॉर्स। ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में 11/8, 77/2, सो बी ऑप्शन ई आपको अवेलेबल है। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन बोल रहा है अगर सर्कल का एरिया बराबर हो जाए सर्कमफ्रेंस के ट्वाइस के, तो सर्कल का एरिया होता है πr², ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 × 2πr। ओके, सो सॉल्व कर लें, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सो यहाँ से आर की वैल्यू मिली 4। अब अगर आर 4 है तो डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर, यानी कि 2 × 4 विच विल गिव यू 8। सो द आंसर इज 8 यूनिट्स। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, फाइनल आंसर फाइनल इज सी। Let's see the next thing. Next question. If the circumference of a circle is equal to the perimeter of the square and the perimeter of a square are equal. Question कह रहा है कि जो circumference है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4s। तब क्या कंडीशन है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। Nothing definite can be said about the relation between the areas of the circle and square. Area of circle is equals to area of square is greater than circle of area circle is less than area of square and area of circle equals to area of square। ठीक है, यहाँ पे बात एरिया की करी जा रही है, सो हमने ये कंडीशन लिख ली। अब हमें यहाँ से क्या लिख लिया कि साइड जो मान लीजिए कि 2 से डिविजिबल है। ठीक, सो साइड यहाँ से आपको क्या मिल गया πr/2 मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकाल लें, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन रेशियो निकालने किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर से सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका πr² है, नीचे आपका क्या हो गया, बिकॉज s आपको पता है कि πr/2 है, तो ये हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिला πr² अपॉन π²r² अपॉन 4। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर ले, ये क्या हो जाएगा 4 πr² अपॉन π²r²। ठीक है, r² से r² कट गया, पाई से आपकी एक पाई कट जाएगी बिकॉज π² है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 4/π आया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो 4/π आ रहा है, इसका मतलब सर्किल एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/π। ठीक, अब ये 4/π जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 4/π जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है और इस एरिया ऑफ स्क्वायर को अगर हम यहाँ भेज दें तो हमें क्या मिलेगा, दैट एरिया हमें मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो सर्कल का एरिया होगा वो स्क्वायर के एरिया से ग्रेटर होगा। ठीक है, सो फाइनल ऑप्शन इज गिवन टू यू, सो लेट मी इरेज द इंक पार्ट। एक्सप्लेनेशन है आपका, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है। ओके, सो जो मैंने समझाया है वही यहाँ पे गिवन है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर भी एक सर्कल बना हुआ है लाइक दिस, और इसके बाहर भी एक सर्कल बना हुआ है लाइक दिस। ठीक है, सो ये वाला सर्कल थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इट शुड बी इनसाइड, ओके लाइक दिस। ठीक है, अब आप बताएं इनका एरिया का रेशियो। ठीक, अब आप देखिए जब सर्कल अंदर बना हुआ है तो इसकी जो डायमीटर होगी वो साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सर्कल बाहर बना हुआ है तो इसकी जो डायमीटर होगी वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से इन सर्कल का रेडियस निकालें यानी कि स्मॉल r, तो इन सर्कल किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर, यानी कि साइड/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और बाहर वाले सर्कल आउटर सर्कल का रेडियस निकाले तो ये डायगोनल का आधा यानी कि √2s/2। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है इन सर्कल का सर्कम सर्कल से, तो इन सर्कल का एरिया πr², सर्कम सर्कल का πR²। पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, अब बस आप वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा साइड² 4 और नीचे वाला हो जाएगा 2s²
4। सो ये तो पूरा कट गया, आपके पास क्या आ गया 1:2, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही अवेलेबल है 1:2। फाइनल आंसर देख लेते हैं, फाइनल आंसर इज ए विद एक्सप्लेनेशन इट इज गिवन टू यू। सो लेट मी इरेज द इंक पार्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट वी हैव the diameter of the wheel of a bus is 1.4 meter. The wheel makes 10 revolutions in 5 seconds. क्वेश्चन बोल रहा है कि बस के जो व्हील है उसका डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। डिवाइड कर देंगे 2 से। 10 रिवॉल्यूशंस 5 सेकेंड्स में बना लेता है, तो स्पीड ऑफ द व्हीकल निकालिए। अब आपको पता है स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, टाइम आपको क्या पता है 5 सेकेंड्स, ठीक। डिस्टेंस कैसे निकालें 10 रिवॉल्यूशंस के थ्रू। नाउ यू नो दैट इन 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr, ओके, 2πr। सो 2 आपका यहाँ से और पाई क्या हो जाएगा 22/7, r क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हो जाएगा 0.1, ठीक है। सो आपको क्या मिला 4.44 मीटर, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन। सो 10 रिवॉल्यूशंस में कितने हो जाएंगे, 4.4 से 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 44 मीटर। यानी कि डिस्टेंस आपके पता चल गई 44, यहाँ पे रख दिया हमने 44, इसको डिवाइड कर दे, हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी आएगी स्पीड 44/5 मीटर पर सेकेंड में। लेकिन आपसे क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर में। आपको पता है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 44/5 को किससे डिवाइड कर देंगे, 18/5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक। अब ये डिविजिबल तो है नहीं, अब बस आप इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई से 18/4 क्या हो जाएगा हमारे पास 72, 2 कैरी 7, 18/4 अगेन 72, वी हैव 792/25 किलोमीटर पर आवर। लेट्स चेक द ऑप्शन कि पॉइंट में आ रहा है। सो यस पॉइंट में आ रहे हैं। सो आप इसे क्या कर लें, आप इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए, चाहे वो एग्जैक्ट आप जैसे डिवाइड करते हो। मैं क्या करूँगी, बिकॉज नीचे 25 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक। सो नीचे आपका 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100, ऊपर क्या होगा 4 2 8, 9 4 36, 7 4 28 ये। तो अब ये आपका आ गया 31.68, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आ रहा है। चलिए फाइनल आंसर देख लें। सो फाइनल आंसर अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन इज ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन गिवन है, सो इंक पार्ट इरेज कर दें। So this is the explanation and final answer is option number A. Next we have another important point which is related to the sector of circle. Sector मैंने already बता दिया है। So अगर sector आपका circle का जो जिस circle का radius आ रहा है तो sector का area का formula होता है ये θ/360 multiply pi r square. Similarly उस sector की यानी कि उस arc की हम length भी निकाल सकते हैं इस formula से θ/360 multiply 2 pi r. So now let's see a question based on this. In the given figure 3 sectors of radius, circle का radius है 7 सेंटीमीटर और 3 sectors बन रहे हैं। आपको shaded region का एरिया निकालना है, तो आप इन तीनों के एरिया को फाइंड आउट कर लें और इनको ऐड कर देंगे तो शेडेड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, θ/360 यानी कि 60/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ओके। सो लेट्स कीप द पाई आर स्क्वायर लाइक दिस ओनली। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा θ/360 यानी कि 80/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ओके। अगेन यू हैव हियर 40/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हो गया तीनों के। अब इस जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे कर लीजिए, जो नहीं हो सकता उसे लीव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड, ये हो जाएगा 6 से और ये हो जाएगा आपका 2/9, ठीक है। सब तीनों के एरिया को आप प्लस कर लीजिए तो पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, ठीक। ये आपका हो गया 2/9, ये है 1/9 और ये है 1/6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज 22/7, r is 7 multiply 7 and in bracket let's take the LCM. You will have LCM as 18. So this is 4, this is 2, this is 3, okay. So here you have 7 will be divisible by 7, so 22 multiply 7, here you have 9/18 and this will divide, so you have 1/2, 2 से आपका 22 डिवाइड हो जाएगा, so you have 77 सेंटीमीटर स्क्वायर as your area. चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल गया 77, तो यही राइट है। फाइनल आंसर इज ए।
Okay, let's see next question. If the length of an arc of a circle of radius r is equal to that of an arc of circle of radius 2r, then question बोल रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उसमें एक आर्क है, उसकी लेंथ आपको पता है, दूसरा एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2r है और उसकी भी लेंथ पता है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताइए. ऑप्शंस देख लेते हैं. The angle of the corresponding sector of the first circle is double the angle of second circle. सेकेंड कह रहा है फर्स्ट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ सेकेंड. थर्ड कह रहा है फर्स्ट इज हाफ द एंगल ऑफ सेकेंड. फोर्थ कह रहा है फर्स्ट इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ सेकेंड. ओके, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है. चलिए यहाँ पे बात हमें ऑप्शन देख के क्या समझ में आ रही है, बात हो रही है एंगल की. तो अगर पहले वाले का एंगल है θ1 तो θ1 बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर. ठीक, ये लेंथ इसकी होगी. दूसरे का एंगल है θ2 तो θ2 बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 2r, बिकॉज यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस आपकी 2r है. ठीक है, 2r. अब आप इसको कुछ जो भी कट सकता है काट दीजिए. 2 पाई r कट गया, 360 से 360 कट गया. यहाँ से हमें क्या मिला, दैट θ1 इज इक्वल टू 2θ2. तो कौन सा ऑप्शन, डबल वाला ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. फाइनल आंसर देख लीजिए. फाइनल आंसर विद एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन from this chapter. That means all the questions which are related to this chapter, area related to circle, I have taken all the questions. सारी important बातें भी आपको बता दी हैं. ठीक है, सो जितना पॉसिबल हो, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, लाइक यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी चैप्टर विच इज़ फ्रॉम टर्म 1, प्लीज post it in the comment box. If it is possible, I'll answer you there. Okay, next we have chapter probability, the last chapter of term 1. Okay, so let's see the important thing. First is the definition of probability, what that probability means. The probability is the uncertainty about the happening of an event. ठीक है, किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं हैं, ये हमें उस probability से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इट विल probably rain in the afternoon, यानी कि हो सकता है दिन में बारिश हो. ये एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमें पता भी नहीं है कि होगी, या हमें ये भी नहीं पता है कि होगी, लेकिन चांसेस हैं. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी लेके चलना. नेक्स्ट वी हैव how we can find out the probability of an event. So there is a formula that in the numerator you need to put the favorable outcomes and in the denominator you need to put the possible outcomes for an experiment. ठीक है, सो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कॉइन टॉस किया, तो अब एक कॉइन में दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा, ठीक है, या टेल आएगा. ठीक, दो आउटकम्स होते हैं. अब मैं आपसे पूछ लूँ कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो फेवरेबल मैंने क्या लिया, फेवरेबल में मैंने हेड के बारे में पूछा. हेड कितना आ सकता है, एक ही आ सकता है. ठीक, टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल है 2, सो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2. इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ टॉसिंग अ डाइस. ठीक है, हमने डाइस को टॉस किया. अब एक डाइस में कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6. ठीक है, अब मैं अगर ये कह दूँ कि बताओ 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 6 एक डाइस में कितनी बार आएगा. सो फेवरेबल आउटकम क्या है, 6 आना, तो वो तो एक ही बार आ सकता है. ठीक है, टोटल कितने है, 6, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1/6. ओके, सो पॉसिबिलिटी भी बहुत ईजी चैप्टर है. चलिए देखते हैं आगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 8/100. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाली है गर्ल ने कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो 8/100 है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी पहले से दी गई है. ऊपर आप क्या लेते हो, फेवरेबल आउटकम्स लेते हो, नीचे आप क्या लेते हो, टोटल आउटकम्स लेते हो. प्रोबेबिलिटी 8/100 है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 6000 टोटल टिकट सोल्ड हुए थे. ठीक है, सो कितने टिकट्स उसने खरीदे, यानी कि उसके फेवरेबल आउटकम्स पूछे जा रहे हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड. से यहाँ से फेवरेबल क्या निकल के आया, 480, यानी कि टोटल 480 टिकट्स गर्ल ने खरीदे थे, जिसमें से उसके जीतने की पॉसिबिलिटी है 8/100. ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, लेट्स चेक द फाइनल ऑप्शन. फाइनल ऑप्शन इज 480 along with explanation. The total event to throw 3 dice simultaneously. क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करना है, कितने पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे. आपको पता है कि एक डाइस में कितने इवेंट्स बनते हैं, जब हम 1 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 इवेंट्स आर पॉसिबल. ओके, 6 इवेंट्स आर possible. So if we throw 3 dice, what you will do, you will take the power of 6 as 3. ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है कि जितने भी आप डाइस ले रहे हो, जितने भी पॉइंट्स ले रहे हो, जितनी एक में पॉसिबल इवेंट्स हैं उसकी पावर लगा देंगे, उतने आपको टोटल में मिल जाएंगे. सो कितने पॉसिबल हो गए,
216 इवेंट्स पॉसिबल हैं अगर हम 3 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं. ठीक है, ऑप्शन देखिए 6, 18, 81, 216. विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी. फाइनल आंसर, फाइनल ऑप्शन इज डी. ओके, next question. Next is important point that the range of possibility lies between 0 and 1. okay, so ये बहुत ज़्यादा important point है कि possibility कभी भी 1 से greater नहीं हो सकती, possibility कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती. that means कि possibility negative नहीं हो सकती. 0 से छोटा क्या होता है? negative होता है. so possibility कभी भी negative नहीं हो सकती और 1 से greater नहीं हो सकती. this is very very important point of this chapter. okay, let's see a question based on this. which of the following can be the probability of an event? ठीक है, so first option is 0.4, 1.004, 18/23, 10/7. अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है. 10/7 कैसा है? ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं. सो विच ऑप्शन? 18/23 कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. ठीक है, चेक करें ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडेज इज. क्वेश्चन कह रहा है एक नॉन लीप ईयर है, 53 मंडे आने की क्या पॉसिबिलिटी है. ठीक है, अब नॉन लीप ईयर है. ठीक, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 365 डेज होंगे. ठीक है, अब आपको पता है कि पूरे साल में 365 डेज अगर हैं तो जितने भी वीक्स आते हैं उसमें एक मंडे तो पॉसिबल है ही है. ठीक है, सो हम एक वीक में 7 डेज होते हैं, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ वीक्स मिल जाएंगे. ठीक, सो नंबर ऑफ वीक्स हमें क्या मिले कि 7 5 35 एंड 7 2 50, 52 वीक्स तो पूरी तरीके से कम्प्लीटली आएंगे, जिसमें कितने होंगे? 52. भाई पूरे कम्प्लीटली वीक आए हैं तो पूरे कम्प्लीटली मंडे भी आएंगे ना, इसमें आपके 52 मंडे है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला कि 52 मंडे आपके पास ऑलरेडी है. ठीक, अब 52 वीक्स तो होंगे नहीं, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट है 5 है, इसका मतलब आपके पास एक 1 आया है, 1 डे रिमेनिंग आया है. ठीक, अब इस 1 डे में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस 1 डे में कोई भी डे आ जाए. ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे आ सकता है. क्यों? क्योंकि अगर 52 मंडेज 52 वीक्स में आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो लास्ट वीक था 52 वीक था, ये कौन से दिन पे ख़त्म हुआ. मान लो सैटरडे पे ख़त्म हुआ तो जो नेक्स्ट 1 डे बचा वो क्या होगा? संडे हो जाएगा. मान लो ये 52 का लास्ट वीक संडे पे ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? मंडे. इसी तरीके से हमारे पास सारे डेज की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कि कोई भी डे आ सकता है, इन वंस में कोई भी डे आ सकता है. सो मंडे की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सिर्फ एक हो गई. सो फेवरेबल आउटकम आपके पास 1 है. टोटल कितने आपके पास पॉसिबल इवेंट्स हैं उस एक दिन के लिए? 7. सो पॉसिबिलिटी फॉर 53 मंडे इज 1/7. ओके, इसी तरीके से लीप ईयर में भी क्वेश्चन आ सकता है, और वो अगर आपको देखना है तो मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है जहाँ मैंने लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों समझाया, आप उसे जाके देख लीजिएगा. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. सो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 1/7. ठीक है, फाइनल आंसर देख लें. फाइनल आंसर इज ए, अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. Next is question 5. If a die is thrown twice, what is the probability of not getting a 1 on either throw? क्वेश्चन कह रहा है अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, 2 बार, या एक डाइस को 2 बार थ्रो करिए या 2 डाइस एक बार में थ्रो करिए, एक ही बात है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 ना आए. ठीक है, किसी पे भी, पहले वाले या दूसरे, किसी पे भी 1 ना आए. ठीक, सबसे पहले हम इसके लिए क्या देख लेते हैं? ऑप्शंस. तो ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास. ओके, नेक्स्ट हम सारे इवेंट्स निकाल लें कि अगर हम एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं. तो टोटल आपके पास ये पॉसिबल इवेंट्स हैं, जिसको आप काउंट करेंगे तो 36. इसे हम 6 स्क्वायर करके भी निकाल सकते थे. ठीक है, नाउ 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? देखिए इस पूरी रो में 1 आ रहा है, इसे हम नहीं ले सकते. ओके, अगेन यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इसे भी हम नहीं ले सकते. तो सिर्फ हमारे पास ये बचे हुए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं आना चाहिए किसी पे भी. सो अब आप देखिए ये 6 नहीं हो सकते और ये 5, 11 नहीं हो सकते. तो 36 में 11 माइनस कर दिया, कितने फेवरेबल आउटकम्स बचे? 25. सो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 25/36, ऑप्शन नंबर सी. ओके, फाइनल आंसर चेक करें. फाइनल इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of a 7 of spade. कार्ड्स के बारे में पूरी जानकारी है आपको, कितने क्या कार्ड्स होते हैं ये बिल्कुल पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं लगेगा. ओके,
चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्पेड आए और वो भी 7 नंबर का। ठीक, ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी कार्ड्स एंड व्हाट आर द नंबर्स अवेलेबल। सो आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब आप देखिए 7 नंबर का स्पेड चाहिए। ठीक, स्पेड कितने, स्पेड के पास 13 कार्ड्स है, जिसमें 7 नंबर का स्पेड कौन सा होगा, खाली ये होगा। यानी पूरी डेक में आपके पास 1 फेवरेबल आउटकम्स है, आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 52। सो द पॉसिबिलिटी इज 1/52, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो फाइनल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब नाउ कार्ड्स पे और डाइस पे या कॉइन्स पे प्रोबेबिलिटी में प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। और डिटेल डिस्कशन की बात करें तो पूरा एक चैप्टर की वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़ा सा आपके बाकी नॉर्मल क्वेश्चन से हटके हैं। ठीक है, सो ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रिविजन था। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके टोटल 8 चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट थिंक अब कोई ऐसा टॉपिक है या क्वेश्चन है जो हम लोगों ने मिस किया हो। अगर मिस किया है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज आज आपका पूरा रिवीजन मैथ्स से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड बेसिक सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आप करिए अपने आप से रिवीजन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत कम है। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों एंड आई एम विशिंग कि सबका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं पूरे फुल मार्क्स की उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज हम लोगों ने मोर देन 700 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इतने क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए इनफ है। ठीक है, चलिए लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड विल मीट यू सून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।